आवाज तो आ रही है। आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है। आ ठीक, रही सर तो आवाज। हम लोग शुरू करते हैं। और महिमा अपना माइक चेक कर लो, हो सकता है तुम्हारे में कोई समस्या हो क्योंकि इधर से आवाज सबको जा रही है। तो हम लोग पहले सिलेबस के बारे में जानेंगे। जो हम लोग का फर्स्ट पेपर पढ़ना है सभी लोगों को, वो है अर्ली मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। मतलब कि अर्ली मतलब होता है कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट था उससे पहले के समय। तो अरे किपिन लाओ। जो आधुनिक राजनीतिक विचार है उसका समय माना जाता है 15वीं 16वीं शताब्दी। तो उससे पहले का, जस्ट उससे पहले का 200-300 साल पहले का समय जो है होता है, उसको इसकी स्टडी में रखते हैं। सब लोग अपना अपना म्यूट कर लें, ठीक है, ताकि आवाज ना आए किसी की। तो इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है वह सबसे पहला टॉपिक है जीन बोदिन, मतलब जिया बोदा उसको हिंदी में लिखते हैं। उन्होंने सोवरेंटी के बारे में बताया है। सोवरेंटी का मतलब होता है संप्रभुता। उसके बाद है मैकियावेली। और मैकियावेली के समय से ही, जीन बोदिन के समय से ही ये शुरुआत होती है, बोंदा के समय से ही आधुनिक राजनीतिक विचारधारा का आरंभ होता है। उसके बाद थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, पूरा उनका नाम है जे जे रूसो, जीन जैक्स रूसो, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, G W F हीगल, ठीक है, T H ग्रीन, कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ से तुंग। इतने लोगों को हम लोग उसमें पढ़ना है। तो ये सब तुम लोगों को मिल जाएगा, आप सभी लोगों को वो उसमें मटेरियल मैंने दे दिया है। उसके बाद है इसमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जो हम लोगों को भारतीय राजनीतिक विचारधारा पढ़नी है, उसमें मनु कौटिल्य का पढ़ना है, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, और हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, B R अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और दीनदयाल उपाध्याय। इतने लोगों का पढ़ना है भारतीय राजनीतिक चिंतन में। इसका भी मटेरियल PDF के रूप में मैंने दे दिया है। सब बहुत जरूरी नहीं इसको रिपीट किया जाए। जो थॉट वाला पेपर है वो स्वयं सब लोग पढ़ लें, ठीक है। और उसके बाद है अगला जो है, जो वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये वाला पेपर जब एग्जाम होगा, हाँ, तो एग्जाम के जो मुख्य एग्जाम होगा, मिड टर्म नहीं, एग्जाम के 2-3 दिन पहले उसको हम क्लास में बता देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसमें लोक प्रशासन के बारे में पढ़ना है। मतलब जो जनता से संबंधित जो प्रशासन होता है उसको लोक प्रशासन कहते हैं। वो लोक प्रशासन में शासन का प्रबंध होता है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अप्रोचेस, क्या क्या अप्रोच हैं, मतलब क्या क्या दृष्टिकोण है, संगठन के सिद्धांत है, FM मार्क्स तथा वेबर का नौकरशाही है, फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। और कोई भी प्रशासनिक अभिकरण में या किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव होता है तो उसके लिए केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल है, CAT जिसको बोलते हैं। इसको भी हम लोगों को पढ़ना है। तो ये चीज इसमें ध्यान रखना है कि जो सलेबस है, ये सलेबस बहुत विस्तृत भी नहीं है और ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत इजी है। तो इसके लिए जो PDF प्रोवाइड किया गया है उस पर सब लोगों को ध्यान लगाना है। अब जो आज के लिए हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो ऑप्शनल पेपर है हमारा। उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पेपर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसमें यूनिट बहुत कम है। उसमें 5 यूनिट है, जिसमें से एक है द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात की स्थिति। जो द्वितीय विश्व युद्ध था उस समय उसके कारण क्या थे, उसका प्रभाव क्या हुआ, और शीत युद्ध तथा नवीन शीत युद्ध के क्या कारण थे, उसका क्या प्रभाव था। इसको हम लोग ध्यान देंगे। सर आपकी आवाजें नहीं आ रही हैं। हेलो, हाँ, नवीन शीत युद्ध और शीत युद्ध की बात चल रही है। तो शीत युद्ध में हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि शीत युद्ध किसे कहते हैं, नौ शीत युद्ध कब आरंभ हुआ। नवीन शीत युद्ध जिसको बोलते हैं, नौ शीत युद्ध बोलते हैं। और ये है इसमें दूसरे यूनिट में। तीसरे यूनिट में है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। मतलब कि जब शीत युद्ध चल रहा था और शीत युद्ध जब समाप्त हो गया या समाप्त होने वाला था, तो उस समय जो एक सिचुएशन आया विश्व स्तर पर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नवीन विश्व व्यवस्था, आर्थिक की विश्व व्यवस्था। और उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देश हैं इनके सामने क्या समस्या है। नॉन अलाइन मूवमेंट, ये भी शीत युद्ध के दौरान एक स्थिति आई थी।
और एक है इसमें दूसरा जो यूनिट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शीत युद्ध के समय का ही यूनिट है। इसमें यह है कि डिसआर्मामेंट, मतलब कि जो हथियार बनाए गए उसका किस प्रकार से निशस्त्रीकरण किया जाए, मतलब किस प्रकार से हथियारों की कटौती की जाए। आर्म्स कंट्रोल है, हथियारों पर नियंत्रण है। CTBT कम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी जो 1994 में आया, 93-94 में। और NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये भी परमाणु हथियारों के कटौती से संबंधित है। उसके बाद चौथा यूनिट है इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिपोलैरिटी, मतलब एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। बाइपोलैरिटी मतलब दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। मल्टीपोलैरिटी मतलब बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। और पॉलीसेंट्रिज्म, किस प्रकार से एक ही जगह पर जो केंद्रीयवाद है, विश्व स्तर पर जो केंद्रीयवाद है वो जगह जगह बट गया, उसको बोलते हैं बहु केंद्रीयवाद। तो एक ये नया टॉपिक है इसमें जो जो मुझे लगता है डिफरेंट है, इसको भी हम लोग समझेंगे आज। और उसके बाद है पांचवें यूनिट में है जो विश्व व्यवस्था है उसमें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड न्यूक्लियर वेपन। तो लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारवाद, ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है भूमंडलीकरण या वैश्विक व्यवस्था। न्यूक्लियर वेपन्स जो परमाणु हथियार हैं उसके बारे में भी बात होगी। ग्लोबल वार्मिंग एंड पॉलिटिक्स, जो वैश्विक ताप बढ़ रहा है और उसके क्या राजनीति है, उससे संबंधित क्या विश्व स्तर की राजनीति है, उस पर भी चर्चा है। और इंटरनेशनल टेररिज्म क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। और उसके बाद मानव अधिकार, ह्यूमन राइट। तो इतने इसमें विषय हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। तो सबसे पहले हम लोग पहले यूनिट से शुरू करते हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वार की बात आती है तो कौन इसमें से कोई बताएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? कोई भी बताए, कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, कोई भी बताइए अनम्यूट करके। सर 1939 में। हाँ, 1 सितंबर 1939 से चला और ये चला 2 सितंबर 1939 तक। तो 45 तक ना सर? हाँ 45 तक हाँ, चला था ना? 1945 तक, सॉरी, हाँ 1945 तक चला। 6 साल चला ये पूरा। और इसमें बहुत ज्यादा मानवीय क्षति हुई, ये प्रथम विश्व युद्ध से अधिक इसमें मानवीय क्षति भी हुई, आर्थिक घाटा भी हुआ बहुत सारे देशों का। बहुत सारे देश दो टुकड़ों में भी बट गए। और विचारधाराओं पर जो एक विचारधारा के माध्यम से जो एक विश्व ध्रुवीकरण हुआ, और विश्व दो ध्रुवों में बट गया। एक पूंजीवाद बोलते हैं, एक बोलते हैं साम्यवाद। सामने। साम्यवाद देश रूस, जिसको USSR बोलते हैं, उसके समर्थन में थे। अब USSR का विघटन हो गया 1991 में तब। अब संयुक्त जो रूस था उसका विघटन हो गया 1991 में, तो केवल अब रसिया बचा है, रूस बचा है। उससे पहले वो सोवियत संघ था। और एक विचारधारा जिसका दावेदार अमेरिका अपने आप को मानता है, वो एक था विचारधारा जो पूंजीवाद का समर्थक था। तो विश्व दो ध्रुवों में बट गया था 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात। और उसी दौरान उन दोनों विश्व के विभाजन, जो विचारधाराओं के विभाजन था, उसके आधार पर शीत युद्ध का जन्म हुआ। आपस में दोनों विचारधाराएं लड़ती रहती थीं। आर्थिक टकराव होता था, आर्थिक मुद्दे पर दोनों अपने अपने हित साधने का प्रयास करते थे। इसके टकराव के चलते एक देश दूसरे देश पर अपना आधिपत्य जमाने का भी प्रयास करता था, खासतौर से आर्थिक व्यवस्था के रूप में। कभी कभी युद्ध भी हुए, उसके बाद भी युद्ध हुए। ऐसा नहीं है कि वियतनाम वार जो हुआ ये भी उसी का परिणाम था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और जो साम्यवादी देशों की विचारधारा की जो आपसी लड़ाई थी, उसमें वियतनाम वार या क्यूबा का संकट जो मिसाइल को लेकर के था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जिसको बोलते हैं वो, या लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देशों में जो बाजार व्यवस्था थी उसके बारे में है। लेकिन भारत ने अपने आप को इस सब में अलग रखा। भारत ने अपने आप को अलग रखा तो उसको क्या बोलते हैं, गुटनिरपेक्षता। क्या बोलते हैं, गुटनिरपेक्षता। और वह गुटनिरपेक्षता जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा, और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ये सब मिल करके जो है उसका निर्माण किए थे। और इसका पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। तो अभी आगे आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था
उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जो पहले से ही, चला आ रहा था, जर्मनी का उभार होने लगा था। जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो हिटलर के हाथ में जब सत्ता आई 1939 में, 1939 के पहले 36 में वहां चुनाव हुआ, 39 में 37 में उसके हाथ में सत्ता आती है। तब उसने क्या किया कि पोलैंड पर पहला हमला किया। वहीं से शुरुआत होता है, जर्मन का पोलैंड पर हमला ही द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म देता है। और जर्मनी, इटली, जापान एक साथ थे, उसको एक्सिस ऑफ पावर बोलते हैं, ध्रुवीय शक्तियां बोलते हैं। और इविल ऑफ पावर भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन उसको उस तरह से नहीं बोला जा सकता है। तो एक्सिस पावर था उनके पास। और उसके अलावा जो देश थे, वह देश उनसे जो मतलब पूरी तरीके से वैचारिक रूप से भिन्न थे, वो शक्तियां थी अन्य देशों की शक्तियां। और अमेरिका के बारे में ये तथ्य है कि अमेरिका 1941 तक कभी भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ। मतलब कि लगातार 2-3 साल तक वो अपने आप को अलग रखा। और पहली बार वो आता है जब जापान के ऊपर परमाणु परीक्षण अपना करता है। जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर जब बम गिराया जाता है 1945 में अगस्त में, तब जा करके जब जापान सरेंडर करता है उसके बाद, तो उस समय माना जाता है कि अमेरिका ने पहली बार विश्व स्तर पर लड़ाई लड़ी। लेकिन वो केवल उसका टेस्टिंग था परमाणु का, उसने लड़ाई उस तरह से नहीं लड़ी जिस तरह से जापान ने 1941 में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। जो पर्ल हार्बर था उस पर जो आक्रमण हुआ था, तो ये था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग जान जाएंगे द्वितीय विश्व युद्ध कैसे लड़ा गया, क्या लड़ाई थी। जर्मनी का पोलैंड पे हमला, उसके बाद फिनलैंड, इस्टोनिया, लैत्विया, लिथुआनिया, रोमानिया, इस सब पर जर्मनी का प्रभाव। फिर 1939 से 41 तक बहुत सारे संधियां हुई कि लड़ाई ना की जाए। जर्मनी ने बहुत सारे देशों को जीता और यूरोप में अपना एक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। इटली और जापान के साथ मिलकर एक एक्सिस बनाया, AXIS एक्सिस बनाया। और वह एक्सिस चीन तक को प्रभावित किया। जापान का जो प्रभाव क्षेत्र था वो बर्मा तक था। भारत का के बगल में पड़ोसी देश हमारा है ना बर्मा, जिसको रंगून रंगून बोलते हैं, वहां तक उसका प्रभाव आ चुका था। और उसकी कहानी दूसरी है, लेकिन ये था कि जापान की जो लड़ाई थी, जर्मनी इटली के साथ मिल करके जो अन्य देशों के साथ लड़ाई थी, वो बहुत स्थिति उसकी बहुत भयावह थी। और हिटलर का तानाशाही जो व्यवस्था था पूरे यूरोप में और रूस में, उसका प्रभाव देखने को मिल रहा था, जिसको USSR बोलते हैं। और अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहा जब जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। तो ये तो कहानी है, सब लोग जान जाएंगे। और जापान ने चीन पर भी 1937 में ही जो है कब्जा जमाने का प्रयास किया था। उसको चीनी खरबूजे का बंटवारा के नाम से भी जानते हैं, जब उसने चीन पर हमला किया और चीन को कई भागों में लोगों ने बांट लिया, जिसमें ब्रिटेन भी, मतलब जो ब्रिटिश जो भारत का एक उपनिवेश करता था, या भारत को जिसने अपने साम्राज्य में मिला रखा था। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे देश के साथ ऐसी स्थिति रही कि यह देश की स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोग भारतवासी ब्रिटेन का साथ देंगे, ऐसी एक शर्त लगाई गई थी। तो ये सब उसमें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानना है। और द्वितीय विश्व युद्ध का क्या कारण था ये तो मैंने बता ही दिया। जर्मनी का जो एक हमला था, जर्मनी का जो एक उभार था हिटलर के पीरियड में। और जर्मनी ने जो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, नाजी बनाई थी, जो जर्मनी नाजी का समर्थक था, नाजीवाद का समर्थक था, और हिटलर के नेतृत्व में उस समय। और उसने बहुत बड़ी एक रैली की थी अगस्त 1933 में। तो उसने उसने कहा था कि किस प्रकार हमको विश्व पर अपनी जो है प्रभुत्व दिवाने का कार्यक्रम हम लोगों को करना है। तो ये उसी समय उसने अगस्त 1933 में घोषित किया था। 1939 में 1 सितंबर को पोलैंड पर हमला करके उसने जता दिया कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हमको विश्व पर क्योंकि हम बहुत ही शुद्ध रक्त वाले देश हैं, तो हमको किसी न किसी तरीके से पूरे विश्व में अपना कब्जा जमाना है। लेकिन उसका जो एक कार्यक्रम और नीतियां थी बहुत दिनों तक नहीं चली। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय ही उसने
अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, जब रूस की सेना जो है जर्मनी तक पहुंच गई थी तब, कि कहीं पकड़ाए ना, पकड़ाता तो उसको लोग गोली मार देते, उससे पहले ही अपने आप को उसने आत्महत्या कर लिया था। तो ये था। और उससे पहले सब लोग जानते ही हैं, लीग ऑफ नेशंस बना था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, कि अब बाद में युद्ध नहीं होगा, लेकिन फिर भी लीग ऑफ नेशंस जो राष्ट्र संघ का निर्माण था वो किसी तरह विफल रहा, क्योंकि लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं पाए सही से वैचारिक रूप से, और सभी देशों का अपना अपना हित था, हित प्रभावित हुआ, और संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ का विघटन हो गया। लेकिन 1945 के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म होता है, जिसको यूनाइटेड नेशन बोलते हैं। वह अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को जन्म होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्थिति थी वो शीत युद्ध के रूप में निकल करके आई, और शीत युद्ध जो है, अब दो देशों के जो मुख्य देश थे, जो एक पूंजीवादी देश अमेरिका और सोवियत संघ जिसको यूएसएसआर बोलते थे 1991 तक, उस दोनों देशों में जो एक वैचारिक लड़ाई थी, वह लड़ाई ये निकल करके आई कि दोनों देश एक दूसरे से इतने आपस में इतनी दुश्मनी हो गई थी कि लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शीत युद्ध के समय ऐसी स्थितियां आई कई बार कि परमाणु बम का परीक्षण कहीं एक देश दूसरे देश पे पुनः न करने लगे। और एक समय ऐसा भी आया जब क्यूबा में मिसाइल संकट था। क्यूबा जो देश था अमेरिका के नीचे है, लैटिन अमेरिका के नीचे ऊपर है, और अमेरिका के जस्ट नीचे है। क्यूबा का लोकेशन सब लोग मैप में देखेंगे तो क्यूबा पर रूस का प्रभाव था, सोवियत संघ का प्रभाव था। तो उसका जो मिसाइल था वो इस तरह से लगा दिया था रूस वालों ने कि यदि वो मिसाइल द्वारा हमला किया जाता तो वहां से अमेरिका का राजधानी न्यूयॉर्क वगैरह बहुत नजदीक पड़ता, और ये हमले का संकट उत्पन्न हो रहा था। तो इसको क्यूबन मिसाइल संकट बोलते हैं। ये निकल करके आया था 1960 के दशक में, 70 के आसपास। तो शीत युद्ध का बहुत लंबा कार्यकाल चला। शीत युद्ध का चला 1945 से लेकर के 1990 तक, तो 45 साल चला ही। और उस 45 साल में बहुत सारी घटनाएं घटी। उसी में राष्ट्र संघ का उससे पहले विश्व युद्ध के पहले, प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले उसका विघटन हो चुका था, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। लेकिन वो किसी भी तरीके से जो शीत युद्ध के जो तनाव थे उस पर वो बहुत ही प्रभावी रूप से भूमिका नहीं बना पाया कि शीत युद्ध के तनाव को कम करने का प्रयास करे। तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि शीत युद्ध की जो पूरी कहानी है, या शीत युद्ध का जो कार्यकाल है 45 साल का, या जो भी उसमें घटनाएं घटी, उस सबको सब लोग पढ़ेंगे। और जो मैंने पीडीएफ दिया उसमें मिलेगा। तो शीत युद्ध के बारे में ये है। और द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तभी शीत युद्ध की शुरुआत होती है। तो शीत युद्ध में हम लोग ये देखेंगे कि जो एक इसी के शीत युद्ध के दौरान एक नियो कोल्ड वार इसमें है सिलेबस में। इसके क्या कारण थे कि उसका उभार हुआ। शीत युद्ध में 1970 का भी एक समय आता है, ऐसा लगता है कि दोनों देशों के मध्य सहमति बनी है अमेरिका और रूस के बीच कि युद्ध को समाप्त किया जाए। जो आंतरिक युद्ध, जो अंदर अंदर वैचारिक युद्ध चल रहा है, उसको पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। और ऐसा लगा कि शीत युद्ध जो है समाप्त हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुनः नए आधार पर 1973 के बाद, 1980 के आसपास, 1973 के बाद ये पुनः नया तरीके से शीत युद्ध आरंभ हो गया, जिसको नियो कोल्ड वार बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, अमेरिका ने एक स्टार वार कार्यक्रम चलाया। रोनाल्ड रीगन एक राष्ट्रपति थे, उनके कार्यकाल में जो है चलाया गया कार्यक्रम। वह जो कार्यक्रम था स्टार वार का, उसमें उन्होंने कहा था कि ये अमेरिका वासियों को मैं इतना ताकत दे दूंगा कि अमेरिका वासी किसी से डरेंगे नहीं। तो स्टार वार कार्यक्रम में रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति बनने से पहले फिल्मों के हीरो थे। वो राष्ट्रपति जब बने तो उन्होंने फिल्मों का त्याग किया, और वो राष्ट्रपति जब चुनाव लड़े तो उन्होंने स्टार वार का कार्यक्रम चलाया। मतलब कि उपग्रह के माध्यम से, सैटेलाइट होता नहीं है जैसे चंद्रमा हमारे पृथ्वी का सैटेलाइट, वैसे मानव निर्मित जो उपग्रह है उसके माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से उस पर हथियार रखे जाते थे उपग्रहों पर, और उपग्रह के द्वारा किसी भी देश पर हमला किया जा सकता था। नीचे बटन दबाना था उनको अमेरिका में बैठे बैठे, और किसी भी देश को टारगेट करना था। तो ये जो स्टार वार कार्यक्रम था अमेरिका का, इसके चलते रूस को पुनः लगा कि हमारी शक्तियां कहीं ना कहीं चैलेंज की जा रही हैं। तो उन्होंने फिर से अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया, और उन्होंने भी कई कार्यक्रम ऐसे विकसित किए। और इसी शीत युद्ध के दौरान बहुत सारे वैज्ञानिक उभार भी हुए, जैसे कि
सबसे पहले चंद्रमा पे कौन गया, किसने सबसे पहले रॉकेट छोड़ा, किसके पास सबसे पहले सुपरसोनिक विमान आया, किसने सबसे लंबे मारने वाले मिसाइल का निर्माण किया। तो इन होड़ के चलते, हथियारों के होड़ के चलते, तकनीकी के आपसी प्रतिद्वंदता के चलते, एक वैज्ञानिक युग का जो ये 45 साल का जो एक समय है, उसमें बहुत तेजी से विकास हुआ, हथियार बहुत तेजी से पनपे, परमाणु युद्ध का परीक्षण बहुत ज्यादा होता रहा, कई बार कानून भी बने, जैसे एनपीटी आया, सीटीबीटी आया, साल्ट आया, स्टार्ट आया, ये सब एग्रीमेंट है। साल्ट, SALT, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, साल्ट 2 बार आया, 1 और 2, और स्टार्ट भी आया। तो ये सब जो है आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्टार्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, START, ये भी आया, ये भी 2 बार आया। लेकिन इन संधियों के माध्यम से या इनके माध्यम से कभी भी हथियारों में कटौती हो नहीं पाई, और अमेरिका तथा रूस ने 10-10 हजार परमाणु बम बना के अपने पास सुरक्षित रख लिए। एक नहीं, 10-10 हजार बना लिए। भारत के पास तो 245 या कितना है अभी वर्तमान में, लेकिन उन दोनों देशों ने 1960 तक 10-10 हजार परमाणु बम बना लिए थे, और 1965 तक अमेरिका तथा रूस ने, खासतौर से रूस ने 10,000 किलोमीटर मारने वाला मिसाइल का निर्माण कर लिया था, जिसको कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। बहुत दूर तक, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मारने की क्षमता रूस ने विकसित कर ली थी। बैलिस्टिक मिसाइल, IBM, क्या बोलते हैं उसको, IBM, इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र पर हमला, तो उसको इंटरकॉन्टिनेंटल बोलेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निर्माण किया उन्होंने दूसरे देश को डराने के लिए। तो जो रूस के समर्थक थे तो रूस के साथ थे, जो अमेरिका के समर्थक थे वो अमेरिका के साथ थे। जर्मनी का भी विभाजन कर दिया गया था, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी का समर्थक रूस था, पश्चिमी जर्मनी का समर्थक अमेरिका था। उसी प्रकार उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया भी विभाजित हुआ 1951 में ही, और उत्तरी कोरिया का समर्थक रूस, या उत्तरी कोरिया ने रूस से समर्थन प्राप्त किया, और दक्षिणी कोरिया ने, आज भी दक्षिणी कोरिया किसे समर्थन प्राप्त करता है, अमेरिका से समर्थन प्राप्त करता है। दोनों देशों में विभाजन आज भी चला, लेकिन रूस और अमेरिका के बीच में सहमति जो बनी 1991 में, तो इससे 1990 के बाद 91 में जर्मनी का एकीकरण हो गया था। जो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में, हिटलर के मरने के बाद जर्मनी का विभाजन जब हुआ था, तो दीवारों को तोड़ दिया गया और जर्मनी का एकीकरण हो गया। लेकिन अभी भी कोरिया का एकीकरण नहीं हो पाया है। तो ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि शीत युद्ध में बहुत सी कहानियां बनी, बहुत सी घटनाएं हुई, उसको बहुत मुझे लगता है कि क्रोनोलॉजिकल याद करने की जरूरत है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब 1945 में क्या हुआ, 46 में क्या हुआ, 47 में क्या हुआ, 48 में क्या हुआ, इस प्रकार से उसको याद करने की जरूरत है। उसका टाइमलाइन हम कोशिश करेंगे भेज दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, शीत युद्ध को पढ़ने की जरूरत है। इसका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। अब शीत युद्ध के दौरान ही बात आती है डिसआर्मामेंट की। डिसआर्मामेंट क्या होता है, जो हथियार थे, जो हथियार बना लिए गए, मिसाइल बना लिए गए, परमाणु बम का परीक्षण किया गया। पहले था परीक्षण जमीन पे किया जाता था, फिर ये रोक लगी, तो जमीन पे नहीं करना है तो कहाँ परीक्षण करेंगे, तो समुद्र के अंदर करेंगे, तो उस पर भी रोक लगी। तो क्या किया गया, समुद्र के अंदर स्थल को मिट्टी निकाल करके फिर उसके अंदर परीक्षण करेंगे, उस पर रोक लगी। या परमाणु बम का आकाश में परीक्षण करेंगे, उस पर भी रोक लगी। तो ये जो एक रोक था बार बार आया NPT के तहत, इस पर जो है ये था कि इसने भी परमाणु बम रोकने का कोई बहुत ज्यादा भरसक प्रयास या संधियों के माध्यम से हो नहीं पाया, और परमाणु बम का निर्माण होता रहा। और चूंकि पूरे विश्व ने 1945 में परमाणु बम के असर को जापान के ऊपर देखा था कि इस प्रकार एक बार परमाणु बम गिरता है तो वहां की जनसंख्या अभी भी लूली लंगड़ी जो है, खासतौर से नागासाकी, हिरोशिमा प्रांत में अभी भी जनसंख्या प्रभावित है। कैंसर होता है, पानी में अभी भी क्या बोलते हैं, लेड और यूरेनियम के तत्व पाए जाते हैं। नदियों में अभी भी मछलियां जो है ठीक से वहाँ रहती नहीं, क्योंकि पानी जो है पूरी तरीके से प्रदूषित है। तो इस प्रकार से जो घटनाएं थी उसको दूर करने का प्रयास NPT के माध्यम से किया गया कि परमाणु परीक्षण ना हो, लेकिन हो नहीं पाया।
उसके बाद आता है डिसआर्मामेंट में, उसके बाद शस्त्र नियंत्रण, आर्म्स कंट्रोल। जो शस्त्र बने, चाहे लंबी दूरी के मारक क्षमता वाले मिसाइल बने, वह मिसाइल चाहे लैंड टू लैंड था, लैंड टू एयर था, या एयर टू लैंड था, या एयर टू एयर था, वो सब मिसाइलों पर रोक लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह हो नहीं पाया। इसी के बीच जो है आईबीएम का निर्माण होता है, आईसीबीएम। आईसीबीएम सब लोग ध्यान रखें, आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, आई मतलब इंटर, सी से कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल मतलब होता है प्रायद्वीपीय, एक एक द्वीप समूह से दूसरे द्वीप समूह तक। और कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक, बैलिस्टिक मतलब जो मारक क्षमता जिसकी बहुत ज्यादा हो। और मिसाइल सब लोग जानते हैं प्रक्षेप के द्वारा जो छोड़ा जाता है, तो इस पर भी रोक लगाने का प्रयास हुआ लेकिन हो नहीं पाया। और इसके बाद आता है सीटीबीटी। सीटीबीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटीबीटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीटीबीटी होता क्या है। तो सीटीबीटी सब लोग जान लीजिए, सीटीबीटी क्या है। सीटीबीटी बहुत सरल शब्दों में कहा जाए तो कंप्रीहेंसिव टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, मतलब पूरी तरीके से संपूर्ण। तो ये क्या था, एक देश आपस में, एक देश दूसरे देश आपस में सब मिलकर के संधि कर लिए थे कि किस प्रकार से हम परमाणु हथियारों में कटौती करेंगे, और पूरी तरीके से न्यूक्लियर वेपन मतलब परमाणु जो हथियार है उसका जो टेस्ट है, परीक्षण है, उस पर रोक लगाएंगे। और उसका इस्तेमाल किसी भी तरीके का, हम परमाणु का इस्तेमाल सिविलियन हो या मिलिट्री पर्पज के लिए हो, वो नहीं करेंगे। और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। यह जो है 10 सितंबर 1996 को, 10 सितंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में पारित किया गया। लेकिन ये अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है, क्योंकि 8 देश ऐसे हैं जिन्होंने इसको अभी तक अपने देश में संसद के द्वारा पारित नहीं किया है, या कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने इस पर साइन ही नहीं किया है। अब साइन करने वाले देश कोई बता सकता है कौन कौन है जो नहीं किए हैं? कोई भी बताए, कौन ऐसे देश हैं जिन्होंने साइन नहीं किया है? किसी साउथ को कोरिया। जानकारी हो? अरे नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया हो? और शायद इंडिया भी है। हाँ, बहुत सारे देश हैं, चाइना है, इजिप्ट है, भारत देश है स्वयं, ईरान है, इजराइल है, पाकिस्तान है, रूस है, अमेरिका खुद, इसने भी जो है इसको रेटिफाई नहीं किया है अपने देश में। और भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने साइन ही नहीं किया है। तो इस प्रकार से ये है, सीटीबीटी लागू नहीं है, लेकिन 187 देशों ने इसको साइन कर लिया है, और 178 देशों ने इसको रेटिफाई किया है। बचे हुए देशों ने इसको रेटिफाई नहीं किया है, साइन नहीं किया है। और कुल विश्व में देश की कितने देश हैं, कौन बताएगा विश्व में कितने देश हैं? 216। 206। हाँ, 195 सर। 195। सही दो बता। सौ एक या 206। 193 सर। 193 है, कौन बताया है? 193। सोनम सोनम पांडे। हाँ, सोनम पांडे, लगता है पढ़ने में तुम पढ़ रही हो, मेहनत कर रही हो, तो अच्छी बात है। ये 193 देश हैं जो मतलब पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। ठीक है, तो उन देशों में से 187 ने सिग्नेचर किए हैं, और 178 देशों ने अपने संसद में उसको पारित कराया है, अपने देश में संसद में। तो इस प्रकार से ये माना जाए कि जो सीटीबीटी है वो अपने आप में बहुत अच्छी संधि है, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया है, तो उसका मतलब बेकार है, बहुत, तो उसकी स्थिति बहुत गड़बड़ है। तो ऐसा माना जाना चाहिए। और कई लोगों ने कई कई बार टेस्ट किए, जानती हो, 1945 से लेकर के और 10 साल में, मतलब 1955 तक 1,000 टेस्ट हुए हैं देशों के। ठीक है, 499 टेस्ट से लेकर के 436 टेस्ट, ये सब अमेरिका तथा रूस ने अकेले किए, बाकी देशों ने टेस्ट नहीं किए। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, कोई बताएगा? 1969। हाँ? नहीं, कौन बोल रहा है? 1974 में शायद सर। परमाणु परीक्षण? 1974 या 75। हाँ, परमाणु परीक्षण सबसे पहले इंदिरा गांधी के समय में 74 पोखरण में हुआ था ना, राजस्थान के हाँ। पोखरण में। तो सोनम पांडे, तुम पढ़ रही हो, मेहनत करो, अच्छा लगता है जब कोई बताता है। तो सीटीबीटी का ये हाल है।
अब सीटीबीटी एनपीटी जो आता है उसके बारे में बताया। एनपीटी जो है 1967 में आया था, वो भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उसमें भी जो देश थे उन्होंने उसके जो संधियों के प्रावधान थे उसको मानने से इनकार कर दिया, तो वो भी नहीं आ पाया, सीटीबीटी भी नहीं पाया। और भारत का जो परमाणु परीक्षण था लेटेस्ट, वो कब हुआ था, कौन बताएगा? एक बार हुआ था अटल बिहारी जो वो थे प्रधानमंत्री, तब हुआ था 1998 या 99 में से ही। 98 में हुआ था, जब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, हाँ। तो उस समय हुआ था। और हमारे जो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे, हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम, उनके नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में। तो उसी के जस्ट बाद जो है अमेरिका करें, पाकिस्तान ने भी तुरंत जो है परमाणु परीक्षण किया था। तो ये था। तो सीटीबीटी इसलिए कामयाब नहीं हो पाया। बहुत सारे और भी संधियां आई। पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एक संधि आई, जिसमें जो अमेरिका और सोवियत संघ ने जो है इस पर सहमति जताई, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं ज्यादा। तो सीटीबीटी के बारे में अभी एक स्टेटमेंट आया था अक्टूबर 2023 में, पिछले साल अक्टूबर 2023 में व्लादिमीर पुतिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति चौथी बार चुने गए हैं, उन्होंने कहा कि चूंकि अमेरिका ने इसको रेटिफाई नहीं किया है, तो इसलिए रूस को भी चाहिए कि वो अपने यहाँ रेटिफाई ना करे। ठीक है, उसने जब कहा जब अमेरिका ने नहीं किया है तो हम जब रेटिफाई कर चुके हैं तो हम इससे विड्रॉ करने का साहस रखते हैं। ठीक है, तो जो एक था, एक महीने बाद उन्होंने क्या किया कि रशियन पार्लियामेंट ने क्या किया, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए, रूस ने इस पे दस्तखत कर दिया था, अपने संसद में रेटिफाई भी कर लिया सीटीबीटी को। लेकिन पिछले साल अक्टूबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि अमेरिका ने जब इस पर रेटिफाई नहीं किया है इस ट्रीटी को, सीटीबीटी को, तो हम भी नहीं करेंगे। तो उन्होंने तुरंत उसके एक महीने बाद यानी कि नवंबर और दिसंबर में 2 नवंबर के आसपास इन्होंने क्या किया, इसको पूरी तरीके से जो है विड्रॉ कर लिया। उन्होंने क्या किया कि रेटिफिकेशन को संसद से पारित करवा लिया, उनके संसद पार्लियामेंट को ड्यूमा बोलते हैं, उन्होंने रेटिफाई करा लिया कि पास करवा लिया कि जो रेटिफिकेशन हम लोग किए थे उसको पुनः हम उसी स्थिति में पहुंचा दिए, मतलब कि उन्होंने उसको नकार दिया। तो ये था। अब जब कोई देश नहीं करेगा तो दूसरा देश स्वाभाविक है उससे। तो सीटीबीटी पर एक सेटबैक ये भी लगा अक्टूबर 2023 में कि जिस देश ने रेटिफिकेशन कर लिया था उसने दूसरे का देखा देखी, अमेरिका के देखा देखी जो है उसको फिर वापस ले लिया। तो ये भी एक इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट है सीटीबीटी में, तो इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। और बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, जो यूरेनियम का यूज है या जो भी इसके पदार्थ होते हैं जिससे परमाणु बम बनाया जाता है, उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। इसके बाद भी कई बार न्यूक्लियर टेस्ट हुए, भारत पाकिस्तान जैसे सब लोगों ने बताया कि 1998 में किए ही। नॉर्थ कोरिया ने इसके बाद 6 टाइम मतलब 6 बार टेस्ट किया उन्होंने, नॉर्थ कोरिया ने। 2006 में भी किया उसने टेस्ट, 2009 में भी उसने टेस्ट किया, 2013 में भी किया, और एक बार 2016 तथा 17 में भी किया। मतलब कि सीटीबीटी के बावजूद 2006, 9, 13, 16, 17 में नॉर्थ कोरिया ने टेस्टिंग की। ठीक है, और ये टेस्ट जो हुए ये पूरी तरीके से सीटीबीटी के खिलाफ थे। तो जो ये टेस्ट हुआ उसके चलते ये एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक बात आती है कि क्या परमाणु हथियारों के कटौती पे जो बात हो रही है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा है? तो बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लगा है, उसका कोई मतलब नहीं है। इस सब देश अपने अपने हिसाब से, तो ये एक स्थिति नहीं बन पाई है। तो सब लोग इसको ध्यान देंगे। उसके बाद हम लोग आगे जो बढ़ते हैं उसमें है एनपीटी, तो बता ही दिए, लेकिन एनपीटी भी थोड़ा जान लो। एनपीटी क्या है, 68 में आया था, और ये इसमें जो है रसिया में इसका जो है साइन हुआ, लंदन में, वाशिंगटन डीसी में, तीनों देश में इसका एक प्रावधान बना, और 5 मार्च 1970 से अस्तित्व में आया। और 190 देश इसके सदस्य देश रहे हैं, जिसमें से इंडिया मतलब भारत, इजराइल, उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान और दक्षिणी सूडान जैसे देश जो है इसके पार्टी नहीं रहे हैं, एनपीटी के भी पार्टी नहीं रहे हैं। तो अब ये प्रश्न ये उठता है कि भारत के पास तो परमाणु बम बनाने की क्षमता भी नहीं थी, इसीलिए शायद अपने आप को अलग रखा। ऐसी बात नहीं है। भारत ने अपने आप को इसलिए दूर रखा कि जो देश
परमाणु बम बना रहे थे उनकी स्थितियां दूसरी थी और भारत की स्थिति उस समय दूसरी थी। भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी और भारत को अनेक काम करने थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भी जिंदा रखना था। तो ये चीज बहुत जरूरी चीज था इसको भारत के लिए, तो उन्होंने दस्तखत भी नहीं किया, रेटिफिकेशन भी नहीं किया। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसमें एक जगह आता है इसमें न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। क्या है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर? ये क्या है? इसमें क्या होता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक में? इसमें जो नई नवीन अर्थव्यवस्था जो जन्म लेती है खास तौर से भूमंडलीकरण के द्वारा, जिसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, या जो देखने को मिलता है या 1970 के दशक के पश्चात देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें ये था कि जो गरीब देश थे उनकी सहायता के लिए बड़े बड़े देश आगे आए तथा उन्होंने उससे लाभ भी लिया और जो गरीब देश थे उनको भी कुछ लाभ हुआ। तो उसका एक शुरुआत, इसका जो प्रचलन था 1970 के दशक के बाद, ये होते होते कुल मिलाकर के जो 1990 तक, शीत युद्ध समाप्त होने तक इसकी व्यवस्था दूसरी हो गई। और इन्होंने ये किया कि जो गरीब देश है उनको भी ऐसे ही अवसर मिलने चाहिए जो अमीर देश हैं। और सब लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि विश्व 3 प्रकार के देशों में आज भी बटा हुआ है। एक बहुत विकसित, जिसमें यूरोप के कुछ देश होंगे, अमेरिका है, रूस को भी लोग उसके श्रेणी में नहीं मानते हैं। जो बहुत विकसित देश है उसको G7 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। जो 7 देश हैं वो हैं G7 के। और जो कम विकसित हैं उस श्रेणी में आएंगे जो G77 में आएंगे। और जो उससे कम विकसित हैं उसमें आएंगे जो बिल्कुल पिछड़े देश हैं, जैसे अफ्रीका। अफ्रीका के बहुत सारे देश बहुत सारे पिछड़े हैं, लैटिन अमेरिका के देश भी पिछड़े हैं, कैरिबियाई देश पिछड़े हैं, और हमारा भारत देश भी पिछड़े की श्रेणी में रहा है। लेकिन 1991 के बाद ये G77 का हिस्सा भी बना है। तो इस प्रकार हमको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से देश हैं G7 में? जो बहुत धनी हैं, जिनका पूरा विश्व में चलता है, व्यापार, मशीनरी, उद्योग धंधे सब इन्हीं के हैं। उसमें है यूरोपियन यूनियन के कुछ देश हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, इटली है, जर्मनी है, चाइना है। फ्रांस है और सर कनाडा। चाइना भी है। हाँ, सर चाइना। क्या? चाइना। चाइना नहीं है, चाइना इसका हिस्सा नहीं है। चाइना धनी है, लेकिन इन्होंने अभी उस इकोनॉमी को अपने तक लाने का इन्होंने इस तरह मौका नहीं दिया है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी तो 1980 के बाद बढ़नी शुरू हुई, लेकिन इतनी नहीं बनी है कि वो जर्मनी और अमेरिका को क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो जर्मनी और अमेरिका को क्रॉस करने के लिए अभी चाइना की इकोनॉमी इतनी नहीं आई है। और इकोनॉमी का अर्थ यहाँ से ये है G7 का, कि सभी देश के जितने भी नागरिक हैं सबको उच्च स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा की सुविधा, उनको तमाम प्रकार की सुविधाएं जो दी जाती हैं सरकार की तरफ से, पूरे समाज में भाईचारा, इक्वलिटी हो, उसको G7 बोलते हैं। G7 हम उसको इस तरह नहीं नापते हैं कि बस कोई धनी हो गया तो हो गया। ठीक है, ये चीज ध्यान देने की जरूरत है। तो सब लोग जान ही गए हैं G7 क्या है, जी। स्थिति अभी नहीं आई है। अब ग्रुप ऑफ 77 में 77 देश हैं। ठीक है, और जो जो इस बार जो है इसका जो G77 का 77 देश है उसका जो अध्यक्षता कर रहा है युगांडा कर रहा है, जो अफ्रीका तो देश है। इसमें जो ऐसे देश आते हैं जो वास्तव में गरीब हैं, जब सब लोग G77 का नक्शा देखेंगे या अभी हम दिखाएंगे, तो उसमें जो ऐसे देश पाएंगे जो सब लोग बहुत गरीब हैं। गरीब का मतलब ये है कि उनकी श्रेणी ऐसी है कि वो कहीं भी किसी भी स्तर तक वो उन देशों तक नहीं पहुंच सकते हैं जिनको हम ये मान के चलते हैं कि बहुत ही विकसित हैं। अब विकसित देश जो हैं वास्तव में बहुत विकसित हैं, वहाँ का पर्यावरण भी विकसित है। चीन में क्या है, चीन में इकोनॉमी तेजी से बढ़ी है तो डिस्पैरिटी भी देखने को मिलती है। डिस्पैरिटी का मतलब ये होता है कि अमीर गरीब का एक अच्छा सा प्रभाव भी देखने को मिलता है। भारत में भी इकोनॉमी बढ़ी है, तो भारत में इकोनॉमी, हम लोग पास सोनभद्र में कौन सी इकोनॉमी है ये बताओ। लेकिन ये चीज तुमको कनाडा में नहीं देखने को मिलेगा। कनाडा में सोनभद्र जैसा जो जगह होगा वो भी उतने विकसित होगा जिसका कनाडा का टोरंटो
या ओटावा, ये सब ध्यान देने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है कि किस प्रकार इकोनॉमी को चलाया जाता है। तो अब आगे हम लोग बढ़ें, आगे सिलेबस में है डेवलपिंग, न्यू हो गया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर हो गया। प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके सामने क्या समस्या है, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है भूखमरी, जिसको हंगर इंडेक्स में नापा जाता है। भारत में हंगर इंडेक्स में बहुत कम नंबर पे है, सब लोगों को पता ही होगा, 160 नंबर पर है। भारत में जो कहा जाता है कि मीडिया है उसको स्वतंत्रता, वो भी बहुत कम नंबर पे है, हम बहुत नीचे हैं। भारत में जी। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कम नंबर पे हैं, उसको भी देखने की जरूरत है। कम क्यों है? ऐसा नहीं कि मोदी जी कम किए हैं या नेहरू ने कम किया है, ऐसा कुछ नहीं है। कम क्यों है इस पे विचार करने की जरूरत है, चाहे जिसकी नीति रही हो, कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की। कम है तो है, उसको देखने की जरूरत है, कम क्यों है, कैसे उसको अच्छे से सुधार किया जाए। लोकतंत्र की स्थिति, कहते हैं हम बहुत बड़े लोकतंत्र हैं, हमारे यहाँ सब कुछ सही चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र की स्थिति में भी हम 70 नंबर पे हैं पूरे विश्व में। हमारा लोकतंत्र उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा लोकतंत्र स्केवेंडियन कंट्रीज का है, यूरोपियन यूनियन या यूरोप के बहुत सारे देशों का है, उतना बढ़िया लोकतंत्र हम नहीं है। तो हमारे सामने समस्या लोकतंत्र की है। सबको संसाधन मिलने की, सबको स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर सेवाएं मिलने की है, वो नहीं मिल पाता है। हम लोग बैठ के सोनभद्र में इंतजार करते हैं कि हमको बनारस जाना है, तो आधा घंटा तो आदमी बस का इंतजार करता रहता है, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं है। वहाँ हर 5 मिनट पे टाइम से हर चीज चलती है, जो 5 मिनट में तुमको मिलेगी, और जिसको जहाँ जाना है जाए, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं होगा तो लोगों का मन देश के प्रति लगेगा और इकोनॉमी भी मजबूत होगी। इसको ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा का स्तर हम लोगों का, कुछ यूनिवर्सिटियां हमारे देश में बहुत बढ़िया करती हैं, और वही हमारे देश में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी है जिसका एग्जाम ही टाइम से नहीं हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक समस्या जो है यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब दिल्ली से लेकर के सोनभद्र, या दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक, या चेन्नई से कश्मीर तक, या गुजरात से लेकर के पूरा नागालैंड तक एक जैसी व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, धर्मवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, तो भ्रष्टाचार। तो ये सब भी एक समस्या है, ये भी जो डेवलपिंग कंट्रीज की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, इसको ध्यान देने की जरूरत है। इसको दूर कैसे किया जाए। और उसके बाद है नॉन अलाइन मूवमेंट की बात है। नॉन अलाइन मूवमेंट, पहले हम आप लोगों को नक्शा दिखा देना जिसमें G77 का वो है, हम बता रहे हैं कहाँ गया जी। G77 का। तो सब लोगों को ये नक्शा दिख रहा है, दिखा? ठीक है। हाँ जी तो सर। देखो, हरा हरा जो है वो सब वो ऐसे देश हैं जो G77 के देश हैं। तो इसमें पूरा जो बाएं साइड में है, स्क्रीन के बाएं साइड में, या मोबाइल में दिख रहा होगा तो बाएं साइड में, वो है लैटिन अमेरिका। फिर उसके दाहिने बढ़ो अपने तरफ, तो वो अफ्रीका का पूरा देश है जिसमें नीचे मेडागास्कर भी है। उसके बाद आएगा सेंट ईस्ट एशिया, सबसे जापान उधर सबसे किनारे हो गया, लेकिन जापान के उधर चीन तक। ठीक है, तो ये जो वेस्ट एशिया क्षेत्र है, उसके बाद ईरान, इराक, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, जितना भी देश है नीचे के बहुत सारे देश, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर कैरेबियन कंट्रीज। ठीक है, फिर चीन भी है इसमें और तिब्बत भी है। तो ये चीज ध्यान देने की जरूरत है। चीन के ऊपर जो देश है हरा हरा, मंगोलिया है वो, और इधर बहुत सारे देश हैं, थाईलैंड वगैरह है। तो ये 77 वाले देश हैं, G77 के देश हैं, तो इसको जो है सब लोग जान लें। और उसके ऊपर वाले देश G7 वाले मैंने नाम गिना ही दिए हैं, तो सब लोग इसको ध्यान दें। हाँ इसको, ठीक है, हम इसको बंद कर रहे हैं। तो अब बात पहुंचती है कि नॉन अलाइनमेंट है क्या। नॉन अलाइनमेंट ऐसा आंदोलन है। सर अरब अरब वाले कंट्री किसमें आती है आ? सर? अरब कंट्रीज किसमें आती हैं तब? क्या? अरब कंट्रीज जो हैं वो किसमें आती हैं? जी वो सेवेंटी अदर सेवन में नहीं? कंट्रीज विकसित श्रेणी में आ जाएंगे ना, वो G7 में आ जाएंगे। G7 में हालांकि रूस नहीं है, पहले था 1998-99 के बाद कुछ समय तक था, उसको फिर निकाल के भी बाहर कर दिया गया है, क्योंकि वो उसकी इकोनॉमिक
गड़बड़ हो गई थी, तो रूस को बाहर कर दिया है। जी जी 8 था कुछ समय पहले, उसको फिर से G7 हो गया है, तो इसको सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करते हैं, नाम है क्या, ठीक, 1 मिनट हम बता रहे हैं। मौसम बहुत खराब है, गला सूखने लगता है, तो नॉन अलाइन मूवमेंट। तो सब लोग नाम का फुल फॉर्म जानते ही हैं, नाम का फुल फॉर्म क्या है, सब लोग जान रहे हैं कि नहीं? सर नहीं। हम्म। नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइन गुट मूवमेंट क्या बोलेंगे? गुट निरपेक्ष, नॉन NON, नॉन अलाइन, ALIGN, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब वो है कि जो क्षेत्र होता है, जो एक आंदोलन होता है, उसको हम उससे जोड़ते हैं, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट उसको बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ी इस चीज को देखने की जरूरत है, नॉन अलाइन मूवमेंट होता क्या है। तो इसको हम एक शेयर कर रहे हैं, सब लोग उसको ध्यान देंगे, उस शेयर में दिखाई देगा अभी स्लाइड, दिखा, दिख रहा है स्लाइड, दिखा सबको? जी सर। जी हाँ। सर जी। तो क्या था इसमें, सेकंड बिंदु जी जो है इस पे लिखा हुआ है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के गमाल अब्दल नासिर और युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो जो है नाम को बनाने में इसमें सक्रिय भूमिका निभाए थे। और सबसे पहले इसका कॉन्फ्रेंस जो हुआ वो 1956 में, इसको एक सहमति बनी कि 1956 में 55 में सहमति बनी कि इसका एक कॉन्फ्रेंस किया जाए। तो सबसे पहला कॉन्फ्रेंस 1961 में 25 देशों का होता है, ठीक है। तो इस अंग्रेजी में है, तो कहो तो सब लोगों को हम वो कर देंगे, अभी इसमें मैसेज में डाल देंगे, तो सब लोग वहां से इसको ले सकते हैं, डाल दें? ठीक है सर। जी सर मान लीजिए। जी सर डाल दीजिए। सब लोग इसको ले लेंगे, अभी हम डाल देंगे। तो नॉन अलाइन मूवमेंट का ये है कि इसमें सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिलती है कि जब विश्व 2 ध्रुवों में बटा हुआ था, तो भारत क्या कर रहा था, या ऐसे देश क्या कर रहे थे जो कहीं ना कहीं अ, पिछड़े भी थे, तुरंत तुरंत आजादी पाए थे, मतलब उनको तुरंत स्वतंत्रता मिली थी उपनिवेश वाले देशों से। और तब उनका एक पर्याय यह था कि किसी भी प्रकार से हमको ना अमेरिका के गुट में जाना है, ना सोवियत संघ के गुट में जाना है, हमको क्या करना है, गुट निरपेक्ष रहना है। और इसमें वर्तमान जो इसकी संख्या है 120 देशों की है, और जिसमें से 20 120 के अलावा 20 ऑब्जर्वर देश हैं, 10 जो है इंटरनेशनल संगठन इससे जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इससे जुड़े हुए हैं। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और इसका जो था कोल्ड वार में ही, क्योंकि किसी भी ब्लॉक से नहीं जुड़ना है, चाहे वेस्टर्न ब्लॉक हो, पश्चिमी, वेस्टर्न ब्लॉक का मतलब अमेरिका जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, पूंजीवादी देश, ईस्टर्न ब्लॉक का मतलब रूस जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, जिसको हम कहते हैं साम्यवादी देश, ये था। और इसको शुरुआत जो है हमारे ही देश ने किया, भारत ने किया, और उसमें सबसे बड़ा सराहनीय योगदान रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इसकी आइडियोलॉजी को लेकर के आगे कार्य किया, और ये अभी तक चल रहा है। हालांकि कभी कभी बोला जाता है कि क्या ये अब कामयाब है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, मतलब क्या ये समाप्त हो गया है? तो ऐसा नहीं है। जब विचारधाराएं दो बनी हुई हैं, पूंजीवादी साम्यवादी, तो उसमें भारत देश की स्थिति के तहत ये नॉन अलाइन मूवमेंट है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, तो अभी भी चल रहा है। और इसका 19वां शिखर सम्मेलन होता रहता है हर वर्ष 2-4 सालों में। तो ये 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा में हुआ था, जो जनवरी 2024 में हुआ था, अभी हाल ही में हुआ था। तो इसको सब लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर में, चौथा यूनिट है जिसमें यूनिपोलरिटी। यूनिपोलरिटी का मतलब ये हुआ कि 1991 में जब शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, तो किस प्रकार से विश्व एक ध्रुवीय हो जाता है। एक ध्रुवीय का मतलब ये है कि शीत युद्ध के समय विश्व 2 ध्रुव में बटा था, एक पश्चिमी ध्रुव सोवियत। और एक पूर्वी ध्रुव, या कह लो एक पूंजीवादी और एक साम्यवादी विचारधारा के आधार पर
अमेरिका तथा रूस में विभाजन था। तो जब रूस का विघटन 1991 में हो गया, उसके सारे साथी देश जो 15-16 थे उसके साथ अलग हो गए। रूस अकेला पड़ गया, रूस टूट गया, रूस की इकोनॉमी चौपट हो गई। और रूस की इकोनॉमी जो खराब होने की शुरुआत हुई थी वो 1985 से हुई थी, जब रूस ने अपना इकोनॉमी को विश्व स्तर पर खोल दिया था। और इसको ग्लासनोस्त और पेस्ट्रोइका बोलते हैं। और इसमें रूस के उस समय जो राष्ट्रपति थे उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। किस प्रकार गोर्बाचोव राष्ट्रपति गोर्बाचोव थे, उन्होंने किस प्रकार से इसको खोला इकोनॉमी को। और इकोनॉमी जब खोला तो वहीं रूस का विघटन शुरू हो गया। और सभी साथी देश उसके जितने भी थे, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान जो भी थे, सब उससे अलग हो गए। यूक्रेन वगैरह सब उसी के हिस्सा थे, जिससे यूक्रेन आज भी युद्ध कर रहा है। इससे यूक्रेन से रूस युद्ध कर रहा है, तो इसको भी समझने की जरूरत है। तो 1991 में क्या हो गया, विश्व एक ध्रुवीय हो गया, अमेरिका के पास सारी शक्ति हो गई और दादागिरी उसी की हो गई। उसी के चलते 1991 के बाद ईरान इराक का युद्ध होता है, उसमें अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अफगानिस्तान में तालिबान को लाने की बहुत बड़ी भूमिका अमेरिका की रहती है। और जो तमाम घटनाएं घटी 2002 में, 2001 में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना थी, उसके बाद अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान को, तालिबान को तबाही करने का जो पूरा श्रेय दिया जाता है अमेरिका को दिया जाता है। या तमाम ऐसी घटनाएं घटती हैं। कोसोवो संकट, एक कोसोवो करके संकट था, उसके बारे में सब लोग पढ़ रहे हैं, 1994 की घटना है कोसोवो। तो ये सब जो घटनाएं रही हैं, ये कहीं ना कहीं यूनिपोलैरिटी को दिखाती है। यूनिपोलैरिटी का मतलब एक ध्रुवीय व्यवस्था को दिखाती हैं, इसको सब लोग पढ़ लेंगे। बाइपोलैरिटी का मतलब बहुत ध्रुवीय व्यवस्था जो अमेरिका और रूस के साथ चलता है। मल्टीपोलैरिटी का मतलब यह है कि बहु ध्रुवीय के साथ साथ, दो ध्रुवीय के साथ साथ ऐसी व्यवस्था जिसमें शक्तियां जो है एक जगह केंद्रित ना होकर के जगह जगह हो। जैसे यूरोपियन यूनियन, चीन चीन के पास भी शक्ति आजकल आ चुकी है, वो भी उसका मिलिट्री क्षमता बढ़ रहा है, उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है। भारत की क्षमता बढ़ रही है, मिलिट्री रूप से, इकोनॉमिक रूप से भी बढ़ रही है। हिंद महासागर में जो इंडो पैसिफिक है उसमें हमारी भूमिका बढ़ गई है। जो हम जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ मिलकर के सैनिक अभ्यास कर रहे हैं, तो इसको क्या, इस किस श्रेणी में आएगा, मल्टीपोलैरिटी की श्रेणी में आएगा। और पॉलीसेंट्रिज्म, जो मल्टीपोलैरिटी है वो किस तरह एक जगह केंद्रित हो गया है, इसकी भी चर्चा है, किस प्रकार से दूसरे देश एक दूसरे देश से जुड़े रहते हैं। उसके बाद है वर्ल्ड ऑर्डर में लिबरलाइजेशन है। उदारीकरण की शुरुआत 91 में होती है। भूमंडलीकरण की शुरुआत 94 में होती है। हथियारों की कटौती के बावजूद भी हथियारों का परमाणु परीक्षण होता रहता है खास तौर से। और एक नया इसमें टॉपिक जुड़ा है, ग्लोबल वार्मिंग। किस प्रकार से विश्व स्तर पर जो भूताप है, गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, इसके चलते विश्व जो है पूरी तरीके से चिंतित है। हमको किस तरह से पेड़ लगाने हैं, पर्यावरण को सुरक्षा देना है, सभी नागरिक का कर्तव्य है, सभी देश का कर्तव्य है कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम करें, कोयले का प्रयोग कम से कम करें, डीजल का प्रयोग कम से कम करें, पेट्रोल का प्रयोग कम से कम करें, अधिकतर अब प्रयोग करें सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का प्रयोग करें, बैटरी से संचालित गाड़ियों का प्रयोग करें। तो ये सब जो चीजें हैं ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित चीजें हैं। इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया, जिसका जो है 2020 में उसका टाइम खत्म हो गया। उसके बाद 2015 में, उससे पहले 2015 में पेरिस सम्मेलन आता है, जिसका लक्ष्य था किसी प्रकार 1.5 डिग्री सेल्सियस कम किया जाए, 1.5 डिग्री सेल्सियस किस प्रकार टेम्परेचर कम किया जाए। ये पेरिस का एक समझौता था जिसमें बहुत सारे देश सम्मिलित हुए 2015 में। उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 बोलते हैं, COP 21 बोलते हैं, इस पर भी है। और एक है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। आतंकवाद क्या है सब लोग जानते ही हैं। आतंकवाद को हम ये मान के चलते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घटती हैं, खासतौर से आतंकी घटनाएं, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आतंकवाद को रोकने में किस प्रकार से हमारा देश या विश्व के सभी देश किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं, ये भी है। ये जब 2001 में ट्विन टावर पे अमेरिका में जब हमला होता है, तो उसके बाद सभी देश जो है आतंकवाद को रोकने के लिए अपने अपने देशों में संसद के माध्यम से कानून पारित करते हैं। तो इस पर भी एक चर्चा की जा सकती है, इसको भी पढ़ने की जरूरत है। ह्यूमन राइट क्या है, मानवाधिकार आयोग का गठन होता है, हर देश में है, लेकिन इसका विश्व स्तर पर जो है 1948 में इसकी शुरुआत होती है, जिसमें से नागरिकों के हर प्रकार के अधिकार होने चाहिए,
चाहे वो अपने देश का अधिकार हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिफ्यूजी कोई शरणार्थी है तो उसका अधिकार हो सकता है, कोई किसी देश में जाके शरण ले लेता है तो उसका अपना अधिकार है। भूखा किसी को नहीं सोना है, इसके बारे में चर्चा होती है। तो ऐसा नहीं कि वो भारत की ही जिम्मेदारी है। भारत को सहायता देने के लिए वर्ल्ड बैंक है, तमाम सहायता भारत को दिया जाता है वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, विश्व बैंक के माध्यम से। तो इस पर चर्चा की जा सकती है ह्यूमन राइट के बारे में। और ह्यूमन राइट बहुत बड़ा विषय है, ऐसा नहीं कि केवल केवल भारत का विषय है कि किस प्रकार नागरिक अधिकार सुरक्षित रहे। विश्व स्तर पर इसकी चर्चा होती है। और सबसे ज्यादा प्रभावित देश है इसका अफ्रीका के ऐसे देश जहाँ पे रोज गृह युद्ध चलता रहता है, जिसको सिविल वार बोलते हैं, चलता रहता है। और वहाँ खाने को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के, रहन सहन को लेकर के हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अफ्रीका के कुछ देश हैं, लैटिन अमेरिका के कुछ देश थे, लेकिन उन्होंने अपने अंदर सुधार कर लिया। अभी ह्यूमन राइट जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, वह प्रभावित हुआ ऐसे देशों में जो विकसित हो रहे हैं। ह्यूमन राइट में केवल यही नहीं आता, नागरिकों की सुरक्षा, हर प्रकार का सुरक्षा, भाषा, ये कोई अपनी जुबान बोल रहा है, भाषा बोल रहा है तो उसको भी संरक्षण प्रदान किया जाए, वो भी ह्यूमन राइट में आएगा। कोई किसी संस्कृत का रहन सहन का है, उसको भी सुरक्षा दी जाए, वो भी ह्यूमन राइट का हिस्सा है। भाषा, जाति, धर्म को लेकर के कुछ भी ना हो, तो ये सब चीजें हैं, ये भी ह्यूमन राइट का हिस्सा है। खासतौर से भूख और गरीबी के अलावा या अधिकारों के अलावा, तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहल होती है। ह्यूमन राइट वॉच बने हुए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी निगरानी करता है, और जितने भी वीटो पावर वाले देश हैं सब इसको देखते रहते हैं। और भारत भी इसमें भूमिका निभाता है, ऐसा नहीं है। भारत ने भी अफ्रीका के कई देशों को सहायता दी है, चाहे वो इंदिरा गांधी के समय हो, राजीव गांधी के समय हो, या अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल हो, या अभी नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल हो। हर बार कुछ ना कुछ अफ्रीका के देशों को भारत से सहायता दी गई है। और भारत ने भी सहायता प्राप्त की है दूसरे देश से, लेकिन ये भारत के पास क्षमता है तो दूसरे देशों को वो सहायता दे सकता है। तो इस प्रकार जो आज का शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, जो चौथा पेपर आप लोगों का ऑप्शनल है, ये समाप्त होता है। और सब लोग इसको जो मैंने मटेरियल दिया उसको पढ़ लें, और कुछ मटेरियल अभी हम मैसेज के माध्यम से डाल दे रहे हैं, सब लोग डाउनलोड कर पाए तो इसको कर लेंगे। हम इसको खोल रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको सर शेयर। जो टॉप पीडीएफ दिए हैं उसी में सब पढ़ना है। हाँ, पीडीएफ में मिल जाएगा, अभी पीडीएफ हम कुछ और भेज देंगे। सर और जो टॉपिक भेजे हैं अलग से हाँ, उसी में से आएगा ना? क्या कह रही जो हो? अलग से टॉपिक दिए हैं जो टॉपिक मैंने दिया है उसमें से तो एग्जाम में आएगा, अभी 4 तारीख को वही एग्जाम में आएगा। अभी मैंने पढ़ा दिया ना, पेरिस समझौता 2015। अच्छा सर ठीक हाँ, ठीक है अभी सर। अभी तो बताया है तुरंत तुरंत। तो ये सब ध्यान सर रखने की जुड़े थे ना, जरूरत 10 है। मिनट लेट से जुड़े थे। हाँ, जोर से बोलो। सर हम थोड़ा लेट से जुड़े थे, 10 मिनट लेट हो गया, ज्वाइन नहीं हो रहा था ना इसीलिए। हाँ, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब हो जाता है, सब ध्यान रखना है। और मैसेज में देखो हम अटैच कर रहे हैं, देखिए जाता है कि नहीं। इसमें कैसे हो सकता है? हम्म, फाइल, हाँ फाइल अटैच हो रहा है, हम भेज रहे हैं। योर कंप्यूटर, कंप्यूटर से, डेस्कटॉप से, पीपीटी। सब लोगों को मिल गया? नहीं, जा रहा है अभी। 534 KB का है तो अभी जा रहा है, अभी सब लोगों को मिल जाएगा। और सब लोग इसको डाउनलोड कर लें। और भी एक मटेरियल हमको मिला है, वो कोई आईएएस कोचिंग वाला पढ़ाते हैं ना, ये सब क्या बोलते हैं, वो दृष्टि करके, नहीं, आईएएस का जो कोचिंग करता है, उसका भी मटेरियल है 14 पेज का, उसको भी हम भेजे दे रहे हैं। सब लोग उसको हिंदी में है, उसको भी देख लेंगे। तो उससे भी फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा कुछ। और जो इसका पेपर कुछ बचेगा लोक प्रशासन वगैरह का, उसका भी मैंने भेजा है ना, सब लोग को मिल गया है कि नहीं मिला है? जी सर। जी हाँ, तो लोक प्रशासन भी मिला होगा। और सभी पेपर का मैंने मटेरियल दे दिया है, तो सब लोग उसको। हाँ, ये केवल सहीन को चला गया क्या? जो वो वाला मैसेज था वो सहीन को केवल चला गया है, तो हम इसको आ, फिर से भेज दे रहे हैं। हम्म, हम्म। सब लोग इसमें से डाउनलोड कर लो, मुझे लगता है अभी सबको इंटरनेशनल रिलेशन वाला भी मिल जाएगा, मिल गया होगा। और नॉन अलाइन मूवमेंट अंग्रेजी में है, ये भी मिल गया है। सब लोग उससे डाउनलोड कर लें खटाखट। और
जो पेपर है उसको बहुत आसान होता है, बस वो समझने की जरूरत है। कोई यदि किसी को उसमें समझ में नहीं आता है तो सब लोग उसको मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, जब भी हमें टाइम मिलेगा तो उसको हम बता देंगे। और ये वाला जो आज का टॉपिक था इसको हम लोग अभी यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे, फिर उसका लिंक दे देंगे। उससे आसानी होगी, सभी लोग उसमें से यूट्यूब के माध्यम से जो मैंने बताया है उसको समझेंगे तो और क्लियर होगा। क्लियरिटी जब होगी तो अपने आप जो है जो हमारा एक शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध वो स्पष्ट हो जाएगा। तो इसमें से किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम इसको समाप्त किया जाए। कुछ पूछना है किसी को? कि सबको अच्छा, किसी को नहीं पूछना है तो इसको हम लोग यही समाप्त करते हैं। और सब लोगों को जो मैंने मटेरियल दिया है सब लोग उसको डाउनलोड कर लें। हो गया डाउनलोड सभी का? हाँ सर। नहीं सर, नेट स्लो है, अभी नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, तो अच्छा बंद करने से डाउनलोड नहीं होगा। चलो ठीक है, 1 मिनट तक और हम बताते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो सब लोग इस पेपर को पढ़ें और जो सिलेबस मैंने बताया है उसको ध्यान रखें। उसके अलावा जो लोग प्रशासन का है, जब एग्जाम होगा मेन एग्जाम तो उसके 3 दिन पहले कोई हमको मैसेज डाल देगा तो उसका भी ऑनलाइन क्लास ले लेंगे। और जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है बहुत इजी है, उसको स्वयं पढ़ लो। उसको बहुत ज़्यादा किसी की सहायता नहीं है पढ़ने की, क्योंकि ऑलरेडी बीए कर लिए हो तो उसमें सब आ जाएगा। और अर्ली मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट जिसमें जीन बोदा, थॉमस हॉब्स, जेरमी बेंथम, जे.एस. मिल, जे.डब्ल्यू.एफ. हीगल, टी.एस. ग्रीन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ सेतुंग है, ये भी सब मिल जाएगा। और एक मेरी लिखी हुई पुस्तक है। सर इन सबको पढ़ा दीजिएगा। हाँ नहीं नहीं, ये पढ़ लोगे, आसानी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो मेरी एक लिखी हुई पुस्तक है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, जिसमें पूरा ये सिलेबस मिलेगा, उसको लिंक डाल देंगे। जिसको मंगाना होगा अपना वो ऑनलाइन मंगा लेगा। वो यहीं बनारस से आता है तो अमेजन वाला तुरंत उसको पहुंचा देगा। तो उससे सर लाभ। आपकी लिखी हुई बुक है? हाँ हाँ, मैं अभी तुमको हम दिखा रहे हैं तुमको। उस पे मिल जाएगा, अमेजन पे मिल जाएगा। सर आप बुक भी लिखते हैं क्या? और क्या करते हैं? 5-6 तो है कि एक ही है? एक ही नहीं, 5-6 है। मिला सबको? दिखा? नहीं नहीं दिखा? सभी नहीं दिखे। इस शाहीन को बार बार जा रहा है। नहीं सर, अभी नहीं देखा। हाँ, रुको। शाहीन को अलग से चला जा रहा है कैसे? एवरीवन। पीडीएफ आ गया है सर, डाउनलोड हो रहा है। अच्छा डाउनलोड हो गया है। ये पुस्तक दिखी सबको? नहीं सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है सर। अरे दिखा होगा, अब दिखा? बिल्कुल नहीं। अच्छा उसमें भेज रहे हैं क्या चैट? सर यही आपकी बुक है? हाँ, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन ये मिल जाएगा। ये मार्केट में ऑनलाइन मिलेगा अमेजन से, तो इसको सब लोग उसको ले लेंगे और इसको ओके। पढ़ेंगे। तो इसमें नेट वट में भी काम देगा और जगह भी काम देगा। और नेट एग्जाम यूजीसी नेट जो होता है इसमें हाँ सर। सब लोग इसको ध्यान रखेंगे। वो तो हम बाद में ग्रुप में भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और कोई चीज इसमें जो कोई चीज समझने की जरूरत है, सबका डाउनलोड हो गया तो बंद किया जाए। नहीं सर, अभी नहीं हुआ। सर ये पीडीएफ ग्रुप में भेज देंगे प्लीज सर। अच्छा चलो ठीक है, हम ग्रुप में भेज देते हैं, उसको सब लोग देख लेंगे। और हम लोग इसको समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट हो गया। ओके सर। और हाँ, सब लोग पढ़े और बढ़िया से एग्जाम दे 4 तारीख को। फिर मेन एग्जाम जब होगा और सब लोग पेपर अपना भर लें एग्जाम। अपार आईडी बना लें, APPAR अपार आईडी पे गूगल सर्च करना है, उसमें APPAR पर जा करके आईडी में साइन अप करना है। साइन अप में मोबाइल नंबर अपना आधार नंबर डालना है तो ओटीपी आएगा। उस आधार का जो ओटीपी है उसमें डालना है। फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिक जो है अपना नाम वाम लिखना है। जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ MEHTMA करके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ उसमें लिस्ट में आएगा। उसको सेलेक्ट करके फिर अपना ओके कर देना है तो अपने आप एक APAR आईडी या ABC आईडी जनरेट हो जाएगा। तो उसको सब लोग यूज करेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय, और उसी से NED आईडी भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, सब लोग कर लेंगे अपना। सब लोग मोबाइल चलाते हैं, सब लोग कर लेंगे। ठीक है, सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। बाय। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, प्रणाम सर। थैंक यू सर।